नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। बीते बुधवार डायरेक्ट टू होम सर्विस, जिसके जरिए हम आपके घर में टीवी पर सारे चैनल आते हैं, न्यूज चैनल आते हैं, उसकी लाइसेंस की समय सीमा केंद्रीय कैबिनेट ने 20 साल की कर दी। यह अभी 20 साल से कम थी। और जो एफडीआई सीमा, विदेशी निवेश की सीमा है, उसको 100% कर दिया गया। अभी तक ये 49% थी। डीटीएच को जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचा है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म ने पहुंचा है। ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जो इंटरनेट के जरिए हम आपके घर में और हम आपके स्मार्टफोन पर, स्मार्ट टीवी पर फिल्म देख रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम देख रहे हैं। एक सर्वे कहता है कि पिछले एक वर्ष में डीटीएच के 19 लाख उपभोक्ता कम हुए हैं, उनके यूजर्स, और ओटीटी पर ये शिफ्ट हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है। लॉकडाउन से पहले जनवरी 20 तक डीटीएच के जो यूजर्स थे वो 6.99 करोड़ थे, और जून 20 में जब ये दोबारा से इनकी गणना हुई तो डीटीएच के जो उपभोक्ता थे वो 7 करोड़ 5 लाख पाए गए, और ओटीटी में 76 लाख की बढ़त देखी गई। यह एक बहुत ही तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बदलाव जिसकी बात कर रहे हैं कि तकनीक बदल रही है, सिनेमा या इस तरीके के सारे माध्यम जो हैं वो अपना स्वरूप परिवर्तित कर रहे हैं, उसमें ओटीटी एक बड़े प्लेयर के रूप में उभरा है। ओटीटी कोरोना के आने यानी लॉकडाउन से पहले ओटीटी उतना भारत में लोकप्रिय नहीं था, क्योंकि यह पेड सर्विस है, यह मुफ्त में नहीं है कतई। लेकिन लॉकडाउन की स्थितियां जो थी उसने एक तरीके से ओटीटी को जड़ें जमा दी उसकी। अब सवाल यह है कि ओटीटी लोगों को बहुत रास आ रहा है, लेकिन ओटीटी पर जो कंटेंट है उसको लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं और बहुत सारी बहस है। पिछले दिनों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया, गजेटिफिकेशन भी किया, कि अब एक नियामक आयोग बनेगा, जैसा कि सिनेमा, रेडियो, टीवी इन सब के लिए है, उस तरीके का नियामक आयोग बनेगा और इनके कंटेंट की जांच होगी। उस पर भी बहस है कि आखिर उस कंटेंट को कैसे जांचेंगे, एक 10 लोगों की बॉडी कैसे जांचेगी, क्योंकि सिनेमा को लेकर भी यही बहस है। तो आज हमारी चर्चा इसी पर है कि यह जो नया प्लेटफॉर्म है यह सर्वाधिक लोकप्रिय हो रहा है, तो इसकी लोकप्रियता के क्या खतरे हैं, क्या मुनाफे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह तकनीक के बदलाव का दौर है जिसको आत्मसात हम सबको करना ही होगा और हमें उसी में से रास्ते निकालने होंगे? क्योंकि ओटीटी पर जो वेब सीरीज हैं उसमें अश्लीलता है, हिंसा है, जिसको भारतीय समाज की नज़र से हम देखें तो वह बहुत ज़्यादा है। लेकिन हालांकि एक वर्ग, युवा वर्ग ये भी है, जो ओटीटी का सर्वाधिक दर्शक वर्ग है, युवा वर्ग, वो इसको स्वीकार भी कर रहा है। और ये 76 लाख एक तरफ से यूजर शिफ्ट होना यह जताता है कि ओटीटी वाकई में बहुत लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है। तो हम इस पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देश में घट गए 18 लाख डीटीएच सब्सक्राइबर। लॉकडाउन में ओटीटी का जलवा। कमजोर हालत में डीटीएच। 55% ने नकारा डीटीएच। पशुपेश में विज्ञापनदाता। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को डीटीएच बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए उसके लाइसेंस की समय सीमा बढ़ाकर 20 साल कर दी और इसके साथ 100% एफडीआई को भी मंजूरी दे दी। बावजूद इसके देश के भीतर डीटीएच का बाजार कमजोर पड़ रहा है। पिछले एक साल में 18 लाख डीटीएच उपयोगकर्ता कम हुए हैं। ये उपयोगकर्ता कहां गए? तो जवाब है कि बड़ी संख्या में लोग ओटीटी पर शिफ्ट हो रहे हैं। इस दौरान करीब 76 लाख यूजर ओटीटी प्लेटफॉर्म के बढ़े हैं। डिजिटलाइजेशन के बाद महंगा होता डीटीएच और मनोरंजन के बीच विज्ञापन की भीड़ के चलते डीटीएच के बाजार को कमजोर माना जा रहा है। एंटरटेनमेंट के इस बदलते हाल में विज्ञापनदाता मुश्किल में है। उसके लिए मुश्किल है कि वो किस ओर रुख करे, क्योंकि मनोरंजन के सामान्य चैनल जैसे जी, सोनी और दूसरे चैनल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिना विज्ञापन उपलब्ध हैं और बड़ी संख्या में वहां पर देखे जा रहे हैं। टीवी पर विज्ञापन के साथ देखने वालों की संख्या में गिरावट आ रही है। ज्यादातर विज्ञापन इन्फ्लुएंसर के पास ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ट्राई के आंकड़ों की माने तो मार्च 19 की तुलना में मार्च 20 के आंकड़ों को देखें तो डीटीएच बाजार में 21.8 लाख सब्सक्राइबर संख्या की कमी आई है। मार्च 2019 में जहां कुल सब्सक्राइबर करीब 7.24 करोड़ था, वो घटकर 7 करोड़ पर आ गया। इस तिमाही में टाटा स्काई, डिश टीवी और सन डायरेक्ट का मार्केट शेयर कम हुआ है, जबकि चौथे खिलाड़ी एयरटेल के मार्केट शेयर में सिर्फ 0.18% ही बढ़ा है। लॉकडाउन से पहले जनवरी 20 के आंकड़ों को देखें तो डीटीएच के कुल सब्सक्राइबर की संख्या
6.99 करोड़ थी, जो लॉकडाउन के दौरान जून 20 में सिर्फ 7.05 करोड़ तक पहुंच पाई, यानी महज 6 लाख की बढ़त। वहीं दूसरी ओर ओटीटी बाजार ने इस दौरान 76 लाख यूजर संख्या का इजाफा किया। मोमैजिक के एक सर्वे के मुताबिक देश में ओटीटी को पसंद करने वालों की तादाद 55% है, यानी इन लोगों ने डीटीएच को पसंद नहीं किया। डीटीएच को पसंद करने वालों की संख्या सिर्फ 45% रही। कारण साफ है कि जिस तेजी के साथ दोनों में सुविधा और रेट का अंतर खड़ा हुआ, उसने भारतीयों को निर्णय लेने के लिए स्पष्ट राय दी है। एक्सपर्ट के मुताबिक ओटीटी ने हर यूजर को पर्सनलाइज्ड मनोरंजन एचडी में भी उपलब्ध कराया, जबकि डीटीएच के साथ ऐसा नहीं है। एक टीवी पर पूरा परिवार एक ही पसंद को नहीं देख सकता, जबकि ओटीटी में ये सुविधा है कि हर यूजर को मल्टीपल लॉगिन की सुविधा है। ऐसे में हर कोई अपनी पसंद और नापसंद से उपयोग कर सकता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म वर्तमान में डीटीएच से काफी सस्ता है। एक घर में एक से ज्यादा टीवी चलाने के लिए उतने डीटीएच कनेक्शन की जरूरत होती है, जबकि ओटीटी के साथ ऐसा नहीं है। सामान्य तौर पर हर ओटीटी प्लेटफॉर्म 5 लॉगिन की सुविधा देता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पर्सनलाइज्ड अनुभव के साथ नया और फ्रेश कंटेंट तेजी के साथ उपलब्ध हो रहा है, जबकि डीटीएच बाजार टीवी चैनलों पर ही निर्भर है। बिना विज्ञापन कंटेंट देखने की सुविधा पेड ओटीटी ऐप में उपलब्ध होती है। यहाँ मनोरंजन होता है, विज्ञापन नहीं। तो डीटीएच का बाजार घट रहा है और ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत तीव्र गति से, और उसके पीछे कारण भी है कि लॉकडाउन में जिस तरीके से सिनेमा हॉल बंद हुए और घर के अंदर आदमी था, तो मनोरंजन के लिए ओटीटी उसे बेहद पसंद आया। तो इस चर्चा को हम शुरू करें। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर संजीव भानावत जी हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में जनसंचार केंद्र के पूर्व अध्यक्ष हैं। पत्रकारिता पर 30 से अधिक पुस्तकें भानावत जी ने लिखी हैं और वर्तमान में मीडिया से संबंधित कम्युनिकेशन टुडे के संपादक हैं। यह मीडिया त्रैमासिक है। हमारे साथ फाल्गुनी बंसल हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और सामाजिक मुद्दों पर इनका लेखन हम सब पढ़ते हैं, बहुत बेबाक टिप्पणियां करती हैं। हमारे साथ शुभम तिवारी हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, युवा लेखक हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ ओम शर्मा हैं, हमारे युवा साथी पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। हम सबसे पहले अपने युवा स्क्रिप्ट राइटर के पास चलेंगे। शुभम, क्या वजह है कि ओटीटी को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है? क्योंकि जो सर्वे है उसमें यह पाया गया है कि जो ओटीटी के दर्शक हैं उनमें लगभग 35 से कम उम्र के वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसा पाया गया है। सो आपको क्या लगता है कि डीटीएच को अलोकप्रिय होने में क्या सिर्फ लॉकडाउन या कुछ और वजह भी आप देखते हैं? जी, अगर हम देश का जो इंटरनेट यूजर्स है उसका डेटा को हम देखें तो हमें पाएंगे कि 2/3 जो हिस्सा है वो 12 से 29 साल के युवाओं द्वारा ही निर्मित है। तो वो जो देखना पसंद करेंगे वही जो है वो चॉइसेस डिक्टेट कर रहा है, वही हमें बता रहा है कि हम क्या देखना चाह रहे हैं। तो अगर हम ओटीटी के उठान के बारे में बात करें तो ये कोरोना काल से पहले भी इसमें ये जो नंबर्स थे बढ़ रहे थे। ट्राई ने एक रिपोर्ट में कहा भी था कि डीटीएच के नंबर जो हैं वो घट रहे हैं, और ये कोरोना से पहले की बात है। तो ये कोरोना ने सिर्फ इस प्रोसेस को बढ़ाया है। इसमें कोरोना ने कुछ नया नहीं किया, बस इस प्रोसेस को एक तरह से बढ़ा दिया है। और हम देखें कि समय के साथ जैसे कॉस्ट तो एक फैक्टर रहा ही है, जो इंटरनेट का जो हमेशा से कम ही है हिंदुस्तान में डेटा बहुत चीप है, सबसे ज्यादा चीपेस्ट डेटाज में से एक है हमारा। साथ ही साथ जो स्पीड है वो बहुत बड़ी है। अगर आप देखें कि हम अब 5G की बात करने लगे हैं, 5G कनेक्शन लोगों के घर में आने लगे हैं, और साथ के साथ डेटा लिमिट्स बढ़ने लगी हैं दिन भर की, एक दिन में जो यूज करते हैं। पहले जो आप 2 यूट्यूब के वीडियो देख के आपका डेटा खत्म हो जाता था, वो आज आप 3 फिल्में देख डालिए, इतना डेटा है। तो इन सब का अगर कुल मिला के हम वो प्रभाव देखें, वो सिर्फ एक तरह से जो कहते हैं अंग्रेजी में एम्पलीफाई हो गया है कोरोना की वजह से। जी शुभम, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ फाल्गुनी बंसल है। फाल्गुनी, आप इस लोकप्रियता के क्या कारण खोजती हैं जो ओटीटी की तरफ? क्योंकि कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले, चूंकि ये पेड प्लेटफॉर्म है और हम भारतीयों को सब कुछ फ्री में की आदत है, तो ये माना जाता था उस समय के जो बहुत ज्यादा शौकीन हैं वर्ल्ड सिनेमा के, और वो लोग इधर जा रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या वाकई में ओटीटी जो चाहता था, ओटीटी ने वो हासिल कर लिया इस बिजनेस ने?
देखिए अभिषेक जी, जैसा कि अभी शुभम जी ने भी कहा, ये बात सच है कि पिछले 2-3 सालों से ये ड्रॉप एक देखा जा रहा था। और इसमें ऑफ कोर्स जो आपका जो डीटीएच का जो पैकेज है, उसकी जो प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आम घरों की बात करेंगे। इस बीच आप ये नोटिस करिए कि अब हर घर में एक न एक ऐसा मोबाइल होना जरूरी हो गया है जिसमें अच्छा डेटा हो, क्योंकि अब बच्चों को पढ़ाई भी वहां से करनी है, वर्क फ्रॉम होम के लिए भी चाहिए। तो कोरोना काल में ऑफ कोर्स आपकी जो डेटा की जो कैपेसिटी है मोबाइल में, अगर आप पहले ऐसा लेते थे कोई पैक की जो ठीक है छोटा मोटा हो, खाली व्हाट्सएप वगैरह चल गया या थोड़ा सोशल नेटवर्किंग कर ली, तो अब ऐसा नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इस बीच आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि नेटफ्लिक्स जैसे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने 2-2 दिन अपने आप को फ्री भी किया ताकि आप उसका स्वाद ले सके। उन्होंने अपनी प्राइसिंग भी काफी कम करी है, और उन्होंने जो मंथली पैकेज है वो काफी कम में भी देना चालू किया, खाली मोबाइल पे अगर आप करें। दूसरी तरफ एक और चीज हुई कि जैसे हम देखते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे तरक्की होती है टेक्नोलॉजी में, तो ये जो तरक्की है उसमें स्मार्ट टीवीज आ गए घरों में, और घरों में स्मार्ट टीवी आने से जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म था, ये आपके पास में सिर्फ अपने हाथ हैंडल जो आपका जो एक जो भी डिवाइस था सिर्फ वहां तक नहीं सीमित रहा, फिर उसके बाद में वो आपके बड़े स्क्रीन पर देखा जाने लगा। इसका बहुत फर्क पड़ा। मैं ये नहीं कहती कि हर व्यक्ति ने एकदम से अपना मोबाइल जो है टेलीविजन बदल लिया है, लेकिन काफी हद तक लोग जो है टेलीविजन में जल्दी जल्दी बदलाव करते हैं, मोबाइल जितना नहीं करते पर करते हैं। तो इसके कारण भी आपको दिखा। दूसरा एक बात ये भी है कि ये जो कैलकुलेशन होती है, और ये जो तो पहले जो आपको डीटीएच सब्सक्राइबर्स थे वो आपको देते थे, जो नंबर्स देते थे वो जो उनके इनएक्टिव होते थे उनको भी वो इंक्लूड करके देते थे, बिकॉज देयर इज अ कनेक्शन। लेकिन जो 120 डेज या 150 डेज तक जो इनएक्टिव है, चाहे वो देश से बाहर हो, शहर से बाहर हो, किसी भी कारण से, तो अब जो है अब उनको एक्सक्लूड किया गया है। तो एक कारण ये भी है। लेकिन मैं एक बात मानती हूँ कि एक जमाना था जब लोगों ने कहा था कि रेडियो बंद हो जाएगा, और रेडियो की मृत्यु घोषित कर दी थी, लेकिन रेडियो चल रहा है। तो आई एम श्योर डीटीएच भी जो है थोड़े बदलाव करेगा और जिंदा रहेगा। जी 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 फाल्गुनी, हम आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर संजीव भानावत जी हैं। भानावत जी, क्या ये माना जाए कि तकनीक जिस तरीके से बदलती है हर दौर में, तो ये परिवर्तन तकनीक का परिवर्तन है कि डीटीएच एक अब धीमे धीमे पुराने दौर की वस्तु बनता जा रहा है? क्योंकि ओटीटी पर हमें सब कुछ मिल रहा है, सिर्फ फिल्में ही नहीं मिल रही हैं, हमें बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज भी मिल रही हैं। तो हम आपसे समझना चाहते हैं कि यदि यही गति रही तो क्या ओटीटी पर, मतलब जैसे इसमें यह भी कहा जा रहा है कि सिनेमा हॉल को एक तरीके से ओटीटी ने बहुत बड़ा उस बिजनेस को हम कह सकते हैं ठेस पहुंचाई है, या वो बिजनेस अब ओटीटी पर शिफ्ट हो रहा है? तो आप इसको एक बड़ा परिवर्तन मानते हैं जो तकनीक ने किया है हमारे सामने? अभिषेक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि तकनीक ने हमारी मनोरंजन की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। क्योंकि जो आपने सिनेमा इंडस्ट्री की बात कही, बल्कि मुझे तो लगता है कि जिस कालखंड में हम आ गए हैं पिछले 10 महीने से, इस पेंडेमिक के या वैश्विक महामारी के दौर में सभी तरह के संचार माध्यमों पर कुठाराघात हुआ है। ऐसे दौर में मुझे कई बार लगता है कि ये सदी मानवीय आस्था, जुनून और जिजीविशा की सदी भी है। जब ये सब समस्याएं आई तो हमने नए विकल्प तलाश लिए। आपके सारे अखबार डिजिटल एडिशंस के रूप में आने लग गए। यही स्थिति यहां हुई जब सिनेमा हॉल में जाना संभव नहीं हुआ, तो आम आदमी ने मनोरंजन के लिए इधर शिफ्ट किया। जैसा भी हमारे दो एक्सपर्ट शुभम जी ने और फाल्गुनी जी ने कहा कि यूजर फ्रेंडली है, कितना सहज रूप से ये उपलब्ध है। और अभिषेक जी, मुझे तो ये लगता है कि जब जब नई तकनीक आती है उसका विरोध होता है। अभी फाल्गुनी जी ने रेडियो की बात की। जब हम लोग पढ़ते थे, बीए के स्टूडेंट थे, तब टेलीविजन पॉपुलर हुआ था 76-77 में। उस समय हम जब डिबेट में जाया करते तो डिबेट होती थी कि टेलीविजन वरदान है कि अभिशाप है, पूरी युवा पीढ़ी भ्रष्ट हो जाएगी, देश की संस्कृति खतरे में आ जाएगी। मुझे लगता है ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म भी मनोरंजन की एक नई दुनिया से हमारा साक्षात्कार करा रहे हैं। और जहां आप हिंसा अश्लीलता की बात करते हैं, ये मानवीय सभ्यता में कब नहीं रहा? क्या हमारी फिल्मों ने ये सब चीजें नहीं परोसी? क्या हमारे साहित्य में आपको इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी? मुझे लगता है हमारी युवा पीढ़ी पे विश्वास कीजिए। युवा पीढ़ी सजग सचेत है। शुभम जी जैसे युवा जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, यही लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी कंटेंट तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है एक तो प्रॉपर पेरेंटिंग हो,
तब ये जो जिन चुनौतियों की आप बात कर रहे हैं, शायद क्योंकि सब चीज रहेंगी, जो सोसाइटी जिस तरह की है उसमें सारी चीज रहेंगी, आपकी सारी सेंसरशिप वगैरह बेमानी होती चली जा रही है। सरकार कितने दिशा निर्देश जारी कर ले, मुझे नहीं लगता है कि इन चीजों को बहुत प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर पाएंगे। सारा का सारा विदेशी धरती से स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी, आप कहां कहां इन चीजों को रोकेंगे। और अभी शुभम जी बता रहे हैं 5G की बात, जब आप 6G 7G के दौर में पहुंचेंगे तब आप क्या करेंगे। तो मुझे लगता है ये चुनौतियां बहुत हैं, इसमें युवा पीढ़ी की क्षमताओं पर और पेरेंटिंग, मुझे लगता है दो चीज, या आजकल एक नया शब्द हम यूज करते हैं मीडिया लिटरेसी, कि जो संदेश है उसे कैसे ट्रांसलेट किया जाए, इन मुद्दों पर मुझे लगता है कि कंसंट्रेट करना पड़ेगा। बाकी तो ये चुनौती आएगी, इसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन एक चुनौती इसमें यह भी है कि कंटेंट को लेके ये अब जैसे भारतीय समाज जो है, हालांकि अब हमेशा ही चर्चा रही है कि आखिर भारतीय समाज चाहता क्या है। जो कंटेंट निर्माता है वो कहते हैं कि हम वही कंटेंट देते हैं जो भारतीय समाज में पहले से मौजूद है, हम उसी को सिर्फ एक रचना के द्वारा बताते हैं। और जो समाज का विश्लेषण करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, आप समाज को जो है पथभ्रष्ट कर रहे हैं। और ये बहस बहुत सिरे से है, लेकिन इसी के इतर ये है कि ये लोकप्रिय भी है। तो जो अश्लीलता है, जो हिंसा है, जो कामुकता है, उस पर नियंत्रण के लिए बात भी उठी पिछले दिनों कि एक नियामक मंडल बनाया जाए। जो आपने कहा कि आखिर 10 लोग कैसे इसको एक तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो हमें, आप चूंकि शिक्षाविद हैं, तो हम भारतीय समाज को उस जैसा क्यों नहीं बना रहे कि हम उस लायक हो जाएं कि हम जी। मेरे ख्याल आपने भी अपने दौर में वो पत्रिकाएं देखी होंगी जो सर्वाधिक बिकी जाती थी, उनका कंटेंट अश्लील ही होता था उस समय। जब धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान जैसी साहित्यिक पत्रिकाएं निकलती थी, रविवार जैसी बौद्धिक पत्रिकाएं निकलती थी, उस दौर में भी वो पत्रिकाएं सर्वाधिक बिकती थी। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारे देश की युवा पीढ़ी या पाठक, दर्शक, श्रोता की अभिरुचियां इतनी खराब हो गई हैं कि वे ये सब कुछ देखने, पढ़ने, सुनने के लिए अभिशप्त है। जी। फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत अच्छी फिल्म है, कभी हम कल्पना कर सकते थे सरकारी योजना पर एक पूरी फिल्म बन जाए और इतनी पॉपुलर हो जाए। खेल जगत में कितने लोगों ने स्वागत किया है जी। तो मुझे लगता है जब जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म का विस्तार होगा, रचनात्मक और कल्पनाशील प्रतिभा के धनी इधर आएंगे। और ये जो चिंता प्रकट की जा रही है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मीडिया लिटरेसी और पेरेंटिंग की जब हम बात करेंगे, क्योंकि ये तो तकनीक आएगी, आप छोड़ नहीं सकते इसको। तो उस तरह का हमें कहीं उस पर तैयारी करनी पड़ेगी कि किस तरह की अच्छी चीज आएगी, मुझे लगता है परोसी जाएगी। जी, हम आएंगे आपके पास। जी भानव जी, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ स्टूडियो में ओम शर्मा है। ओम जी, ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, इसकी पहुंच शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है, तो आपको लगता है कि अब OTT प्लेटफॉर्म जिसे इस कदर सफलता मिली है इस जनवरी से लेकर और जून के बीच में, ये कहीं हमारे देहाती क्षेत्र को भी अब टच करेगा, उनसे रिलेटेड कंटेंट हमें दिखेगा? देखिए अभिषेक जी, आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले एक जो चीज यहाँ पर उठी, फाल्गुनी जी ने बताया कि रेडियो जिंदा है आज भी। एक वक्त कहा जा रहा था कि टीवी आ गया तो रेडियो, मगर रेडियो जिंदा क्यों है? रेडियो में जब से FM की एंट्री हुई तो युवा वर्ग ने उसको हाथों हाथ लिया, और अब वो बड़े डब्बे की जगह अब आपको छोटे डिवाइस में भी आपको मिल रहा है। जब परिवर्तन आया और तकनीक आई तो सब चीज हुई। इसी तरह टीवी अपनी जगह बना हुआ है, मनोरंजन का जो माध्यम है वो अब DTH की जगह OTT जो सुविधाजनक है, तो टीवी अपनी जगह बना रहेगा। DTH की बात जहां तक ये तकनीक है, और ये तकनीक इसीलिए ही जो डाउनफॉल जो आया है उसका कारण ये है कि यूजर फ्रेंडली। आप एक बार बताइए कि आप OTT प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं 500 रुपए में, HD अगर चैनल के लिए आप DTH में जाते तो 450-500 रुपए में, वहां आप एक देखते हैं, पूरी फैमिली एक साथ बैठकर देख सकती है। OTT में 5 स्क्रीन आप शेयर कर सकते हैं, तो वो और अलग अलग कमरे में अलग अलग कंटेंट वो अपनी मनपसंद। OTT प्लेटफॉर्म पे तो 5 से ज्यादा भी है, 5 से ज्यादा है, वो देख रहे हैं। तो वो सुविधा वहां पर तकनीक आपको सुविधा दे रही है। इंटरनेट आपको बहुत बड़ी संख्या में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, चीप रेट में आपको बड़े बड़े प्लेयर आ गए। तो तकनीक आई है, तकनीक के साथ बदलाव आए हैं, तो उसको युवाओं ने और सभी ने, युवाओं ने नहीं सभी ने उसको स्वीकार किया है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती अब ये DTH कारोबार को है, वो सबसे बड़ी OTT के साथ में जो लोकल केबल ऑपरेटर्स हैं उनसे भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत
अरबों रुपए का विज्ञापन कारोबार है जो इससे प्रभावित होगा। अब पशुपेश में यहाँ पर दर्शक नहीं है ना डीटीएच, सबसे ज्यादा पशुपेश में है विज्ञापन दाता जो अब तक विज्ञापन देते थे डीटीएच के जरिए चैनल्स को। अब आपको बिना विज्ञापन के चैनल्स आपको ऐप पे मिल रहे हैं, तो सबसे वो इतना बड़ा वर्ग वो जाएगा कहां, उसके सामने सबसे बड़ा संकट है। जी हमारे साथ शुभम है। शुभम, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी 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 बिल्कुल। शुभम तिवारी जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी। ये जो ओटीटी पर जो कंटेंट हम देख रहे हैं, हम अश्लीलता, कामुकता और इन सबको एक तरफ रख दें, तो क्या इसने जो हमारा परंपरागत कंटेंट है भारतीय फिल्मों का, उसको भी बहुत बड़ी चुनौती दी है, एक रचनात्मकता को चुनौती दी है कि जो आप एक फ्रेम के अंदर रख के सोचते थे, जिन्हें हम कहते थे बॉलीवुड, टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल, और ये हमारे यहां हिट होता है, तो ओटीटी ने वो कारा तोड़ा है जिससे आप जैसे युवा स्क्रिप्ट राइटर्स को बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो आप सोचते हैं, रचते हैं, उसके लिए आपके सामने एक प्लेटफॉर्म है। क्योंकि सिनेमा हॉल में तो बड़े खिलाड़ियों का कब्जा रहता था। आपने कोई फिल्म बना भी ली, छोटी या बड़ी, तो वो रिलीज कहां होगी? वो तो वहीं होगी जहां आपको जगह मिलेगी, और जगह मिलने से रही। तो ओटीटी ने वो जगह दी है इस मतलब कहें रचनाकारों को। जी जी, देखिए, सिनेमा का पर्दा भले ही बड़ा होता है लेकिन वो कैनवस छोटा होता है, वहां पे आइडियाज को उतनी जगह नहीं होती। तो अगर हम ओटीटी के बारे में देखें कि अभी हमें बताया हमारे पैनलिस्ट ने कि वहां पे सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है, अगर आप पैसे देंगे तो एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं दिखाएंगे। लेकिन एक दूसरा मॉडल भी होता है जिसमें वो पैसा नहीं लेंगे आपसे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात ये हो गई है कि यहाँ पे पूरा सपोर्ट है आपको इंडस्ट्री का। क्यों? क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट है वो यूजर जो भी देख रहा है वो उस पे केंद्रित एडवर्टाइजमेंट है। वो टीवी पे चलने वाला एडवर्टाइजमेंट नहीं है जो कि एक बड़े से वीडियो में चलता है या फिर उसका शॉर्ट फॉर्म लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो सिर्फ आपके लिए बना हुआ है। वो आप देख रहे हैं, आपको आ रहा है, आपके घर में कोई और देखेगा, उसको कोई और एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। तो हमारे जो बिहेवियर है उसको ओटीटी समझता है, वो जो कि डीटीएच नहीं समझ पाता। हम जो यहाँ पे एक फीडबैक लूप है, आप ये देखिए, जो फीडबैक हमारी बात सुनी जा रही है ओटीटी पे। नेटफ्लिक्स आपसे पूछता है आपको ये फिल्म पसंद है कि नहीं है, आपने उस पे थम्स अप किया, थम्स डाउन किया, उसी हिसाब से वो आपकी बात सुनेगा, आपको अच्छा कंटेंट दिखाएगा जो भी आपको पसंद है। टीवी पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो आ रहा है प्राइम टाइम पे वो आपको देखना पड़ेगा। 11 बजे अगर जो कंटेंट रात के प्राइम टाइम पे नहीं चल सकता वो 11 बजे देखिए। तो आपके पास एक फ्रीडम है, आप ये देखिए, और मोबिलिटी है। अगर मान लीजिए मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, लिखी, उसको बनाया, तो उस शॉर्ट फिल्म को कोई अपने ऑफिस जाते, अभी तो नहीं जा रहा है लेकिन फिर भी आप आराम से अपने मोबाइल में उसको देख सकते हैं। अब आप टीवी अपने साथ नहीं ले जा सकते, आप मोबाइल के साथ आपकी मोबिलिटी है। और आप ये देखिए कि साथ के साथ जो इतना सपोर्ट है इंडस्ट्री का, क्योंकि ओटीटी ने बदलाव शुरू कर दिए हैं दूसरी इंडस्ट्रीज में भी। आप देखिए, जैसे अभी फाल्गुनी जी ने बताया कि स्मार्ट टीवी आने लगे। स्मार्ट टीवी क्यों आने लगे? वो सिर्फ ओटीटी की वजह से आने लगे। ऐसे ही और अब भी तो ये भी देखा जा रहा है कि फिल्मों के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े लोग, वो भी अब ओटीटी पर एक तरीके से उन्होंने स्वीकार कर लिया उसको। क्योंकि शुरुआत में माना गया था कि ओटीटी पर वेब सीरीज वो लोग लिख रहे हैं जिन्हें भारतीय फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है, या भारतीय फिल्में जिन्हें नहीं स्वीकारती हैं। लेकिन अब ऐसा आप देख लीजिएगा कि सारे के सारे लोग जो है वेब सीरीज की ओर जा रहे हैं। तो ये एक सफलता है इस प्लेटफॉर्म की, जिसने सब कुछ बदल दिया है। जी बिल्कुल, आप देखिए ना, आप देखिए पहले कि जो सुपरस्टार्स थे हमारे, बड़े बड़े जो लोग थे, प्योरिस्ट जिन्हें बोलते हैं, जो कि ये टीवी की तरह ट्रीट करते थे ओटीटी को। जैसे एक बड़े पर्दे का सितारा छोटे पर्दे पे नहीं आएगा, लेकिन अब उन्हें पता चल गया कि धीरे धीरे जो ऑडियंस है वो वहीं पे है। जी शुभम, हम आएंगे आपके पास। बड़ा पर्दा तो बंदी है आज की डेट में। फाल्गुनी, क्या हम ये भी देखें कि डीटीएच जैसे वो बनवे था, और ये आरोप लगता था हमेशा कि न्यूज चैनल पर किसी महान नेता या महान विभूति की मृत्यु की खबर चल रही है या बहुत दर्दनाक घटना चल रही है, लेकिन उसी के बीच में एक खिलखिलाता विज्ञापन आपको देखना पड़ रहा है। तो ये इस तरीके की छोटी छोटी चीजें भी थी जो डीटीएच से हमको एक तरीके से हमारा कंट्रोल नहीं था। तो ओटीटी इसलिए भी लोकप्रिय हुआ है कि आपने पैसा दे दिया, पेड है, फ्री में नहीं है, लेकिन आप अपने सुकून के साथ अपना मनोरंजन पा रहे हैं। यह भी एक बड़ा कारण है। हाँ, टू एन एक्सटेंट मैं बोलूंगी कि ऐसा है, लेकिन बेसिकली देखिए 2-3 चीजें हैं इसके अंदर। एक तो जैसा अभी शुभम ने भी कहा, अभी क्या हो गया कि चॉइस जो है बहुत वाइड हो गई है। मैं बोलती हूँ, ये तो चलिए आप पेड सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, आप खाली एक डिजिटल मीडियम पे ही चले जाइए,
आज आपको YouTube के लिए तो पैसे नहीं देने पड़ते, बीच में एक आध विज्ञापन आपको आ सकता है लेकिन आपको पैसे नहीं देने पड़ते। आप YouTube पे जाकर के देखिए तो आपको जिस तरह की अब शॉर्ट फिल्म्स देखने को मिलती हैं, तो वो जो एक वैरायटी है, वो जो और आपने अगर एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे देखा, आपको पसंद आया, तो आपको ऑटोमेटिकली, बिकॉज उनका एल्गोरिदम है और उस एल्गोरिदम के हिसाब से आप क्या पसंद करते हैं, और ये सारे के सारे जो जितने भी सोशल नेटवर्किंग के जितने भी साइट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ में और क्योंकि आपका जो हाथ में डिवाइस है उसमें काफी लोग कुकीज है, काफी बहुत सारी चीजें हैं, तो लेट्स नॉट गेट इनटू द टेक्निकलिटीज, लेकिन इस कारण से आपको आपकी पसंद की चॉइस का आगे से आगे आपको जो है सजेशन आने लग जाता है, जैसा कि अभी शुभम ने भी कहा। टेलीविजन पे आपके पास में ये नहीं था, लेकिन मैं आपको 20 साल 25 साल पीछे ले जाती हूँ। एक टाइम था जब आप एक पर्टिकुलर स्टाइल की कुछ फिल्में जो दूरदर्शन पर आपको देखने को मिलती थी और कुछ पर्टिकुलर डेज पर मिलती थी। फिर उसके बाद में ये हुआ कि आपको कुछ रीजनल फिल्में देखने को मिलती थी जो अवार्डेड होती थी, जो वैसे आपको हमको नहीं मिल सकती थी, लेकिन उसमें नीचे जो है सबटाइटल्स होते थे, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता था कि चलिए एक नया वैरायटी आपको देखने को मिल रहा है, एक अलग तरह का सिनेमा देखने को मिल रहा है। फिर अचानक से जो है आपको 24 घंटे का जब दूरदर्शन आया, तो तब भी यही बात कही गई कि जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा था, उन सारे एक्टर्स को फिल्मों की बजाय टेलीविजन पे काम मिलने लगा। एंड देन वन फाइन डे अचानक से आपके पास में बहुत सारे चैनल्स आ गए। तो क्या उससे दूरदर्शन की मृत्यु हो गई? नहीं हुई। अभी भी आप देखिए कि कुछ सर्टेन टाइम्स ऐसे होते हैं जब दूरदर्शन सब की जो है वो सब, जैसे रामायण जब आई वापस से, महाभारत आई जब वापस से, तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा टीआरपी उन्हीं की थी। तो इसलिए कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अच्छी बात अब ये है कि अब ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डीटीएच पे हैं या आप ओटीटी पे हैं, आपका कंटेंट जो है वो किंग रहेगा। अभी इस वक्त जो है ये बाढ़ है। जी भानावत जी, तो हम ये माने कि जो दर्शक है या पाठक है, जो भी रचना को जो देखने समझने वाला है, वो कंटेंट की तलाश में रहता है, क्योंकि ये बहस हमेशा से रही है कि आपका कंटेंट अच्छा है तो वो रचना जो है पढ़ी जाएगी, देखी जाएगी, सुनी जाएगी। तो ओटीटी पे हमारी वो प्यास कहीं खत्म होती है कि हम जो कंटेंट चाहते हैं, अब उसमें अपनी अपनी रुचि हो सकती है, वो हमें वहां एक तरीके से मिल रहा है जो इस वन वे माध्यम में हमें नहीं मिल पाता था कि आप सिनेमा हॉल में गए तो आपको वही फिल्म देखने के लिए अभिशप्त हैं जिसका आपने टिकट खरीदा है। जी अभिषेक जी, मुझे तो लगता है कि सूचना और मनोरंजन के क्षेत्र में असली लोकतांत्रिकरण डिजिटल एज में हुआ है। जी अब तक विभिन्न संचार माध्यमों पर कुछ ही लोगों का, घरानों का कब्जा था, लेकिन इस तकनीक ने आम आदमी को यह ताकत दी है कि वो अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से दुनिया के उस हर हिस्से में पहुंच सकने के लिए सक्षम है जहां उसकी भाषा को जानने वाले लोग हैं। अभी YouTube की बात चली, आप अपना चैनल खोल करके अपनी फिल्म बनाइए, अपना जो भी आपका क्रिएटिव ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, स्लोगन ही वही है उसका। तो इसी तरह से आप उन फिल्मों को, आपके पास सोशल मीडिया के न जाने कितने प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, न जाने कितने प्लेटफॉर्म आपके सामने हैं, और अभी तो हम पता नहीं क्या क्या देखेंगे। तो वो जो आपने कहा कि आपके पास वैरायटी है, अपना समय अपनी सुविधा के अनुसार आप इन चीजों का, अभी भी मुझे आपके यहाँ से वो आया मैसेज कि वो फेसबुक के ऊपर ये पूरा लाइव जा रहा है, आप इन चीजों को कितने माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो आपकी रीच जो है वो बहुआक्रामक हो गई है। तो जिसके पास, आपने कंटेंट की बात की, मैं उसको कहता हूं वो कंटेंट है या विचार है। यदि आपके विचार में मौलिकता है, यदि आपके विचार में कल्पनाशीलता है, यदि आपके विचार में ताकत है, तो वो दूर दराज में फैलेगी और एक अभियान के रूप में आगे बढ़ेगी। नहीं है तो समय के प्रभाव में वो नष्ट हो जाएगी। वो चाहे मैगजीन की बात करें, चाहे टेलीविजन की बात करें, क्योंकि इस तकनीक ने आपको सारी ऑडियो विजुअल दोनों पावर्स दे दी हैं। तो मुझे लग रहा है कि असली ताकत आम आदमी के हाथ में अब आई है। तो आपने जैसे अभी YouTube चैनल्स की बात की भानावत जी, तो हमने लेटेस्ट में बिहार चुनाव देखा है और हमने ये भी मीडिया का बड़ा आलोचना सुनी इस दौर में, कई नामों से मीडिया को पुकारा जाने लगा और वो सच के करीब भी है कि बाइस्ड है, ऐसा है, वैसा है, जैसे जो जिसकी मर्जी आए वो मीडिया को कह रहा है। अब इस बीच में हमने ये भी देखा कि कई लोगों की नौकरियां भी गई कोरोना काल में, उसके बाद बिहार का चुनाव आता है। तो YouTube चैनल पे उन पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता से एक तरीके से साबित किया कि जहां मुख्यधारा का मीडिया नहीं पहुंच रहा है, वहां वो पत्रकार अपने मोबाइल फोन के साथ अपने YouTube चैनल पर था और वो खबरें बड़े बड़े महारथियों को आईना दिखा रही थी।
तो ये भी एक कारण है कि सिर्फ फिल्म नहीं, ये जो डिजिटलाइजेशन है। जी, मैं आपकी बात से, अभिषेक जी, आपकी बात से सहमत हूं। अब तक हम आक्रांत थे, कुछ मीडिया को जो चाहते थे प्राइम टाइम में वही देखने के लिए जी, शब्द हैं जो विज्ञापनों का टेलीविजन और रेडियो का प्राइम टाइम खरीद लिया और हम मजबूर हैं कि उस समय वही देखेंगे। आज हमारे पास ये ताकत आ गई है कि हम इस माध्यम से उस मुख्य धारा के मीडिया को चुनौती दे सकने के लिए सक्षम है। उसके हर कार्यक्रम पर टिप्पणियां कर सकते हैं, विचार प्रकट कर सकते हैं। जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं कि जो आरोप प्रत्यारोप है, उसके ऊपर जनता रिएक्ट करती है, बहस करती है। ऐसे मंच हमारे पास है, इसलिए मैं तो स्वागत करता हूं इस तकनीक का जिसने एक मंच हमको मुहैया कराया है। और ये तो दुनिया में हमेशा होता रहा है। जब प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ था तब भी तूफान आ गया था, कैसे धर्म ग्रंथ कोई वर्ग विशेष के लोग ही पढ़ पाते थे। जी भानावत जी, वक्त एक ब्रेक का हो रहा है। जी, वक्त एक ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम चर्चा करेंगे कि यह मंच तो हमें मिला है, लेकिन एक अनुशासन शब्द भी होता है और उसमें होता है आत्म अनुशासन, कि हम कहीं इसको लेके इतना अति उत्साह में ना आ जाएं कि उन सब बातों का जिक्र करने लगें जिनका वाकई में निषेध है या जो नहीं करनी चाहिए इस प्लेटफॉर्म पर जो हमारे सामने अवतरित हो रहा है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। बच्चों को सर्दी के दिनों में विशेष देखरेख की जरूरत होती है। अगर बुखार, जुकाम, खांसी होने के बाद भी बच्चे को सांस लेने में कठिनाई हो, पसलियां अंदर की ओर धंस रही हो, बच्चे के नाखून, होंठ नीले पड़ रहे हो, तो बच्चे को निमोनिया हो सकता है। निमोनिया बच्चों के लिए घातक है। लापरवाही न करें, तुरंत राजकीय चिकित्सालय में उपचार कराएं। 20 नहीं 21 हैं हम। छोड़ो 2020 कोरोना, 2021 है जीतना। नया साल, नई ऊर्जा, कई संभावनाएं। जाते साल और बीते दशक से हमने क्या सीखा? आपके जीवन से जुड़े हर पहलू की बात रोजाना पढ़िए पत्रिका के ईयर एंड स्पेशल पेजों में। बदलाव की बातें, एक्सपर्ट इंटरव्यू और पब्लिक सर्वे, विषय जो आपकी जिंदगी और भविष्य से जुड़े हैं। टेक्नोलॉजी से हेल्थ, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट पर कवरेज, महिलाओं, सीनियर सिटीजन, सोसाइटी व लाइफस्टाइल, बिजनेस और मार्केट की बात। कैसी होगी एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग की दुनिया। तरक्की के पावर हाउस, युवाओं और एग्रीकल्चर की तस्वीर। पर्सनल वेल्थ में जाने आपकी बचत और पूंजी की कुंजी। किस दिशा में जाएगी देश की सियासत और दलबल। पढ़ते रहिए पत्रिका, सशक्त बदलाव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हम चर्चा कर रहे हैं डीटीएच बनाम ओटीटी। डीटीएच के उपभोक्ता यूजर्स बहुत कम बढ़े, लेकिन इस कोरोना काल और लॉकडाउन पीरियड में ओटीटी ने एक भारी छलांग मारी। हमारे साथ स्टूडियो में ओम शर्मा जी हैं। ओम जी, ये माध्यम लोकप्रिय हो रहा है और डिजिटलाइजेशन पूरा सारे जितने प्लेटफॉर्म है, तो इसमें ये बात भी उठेगी कि जो कंटेंट है, क्योंकि फिल्में ही नहीं है, यूट्यूब चैनल हैं, जो कहा जा रहा है उस पर लगाम कैसे लगे? क्योंकि सरकार ने तो कहा है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक नियामक कमेटी बनाने का फैसला किया है, तो आपको लगता है कि एक जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसकी जरूरत होगी? जी, निश्चित तौर पर सेल्फ डिसीजन जो जरूरत है उसकी आत्म अनुशासन की। कारण क्या है कि जो इस ओटीटी प्लेटफॉर्म तेजी से विस्तार हुआ है और सर्वसुलभ है, और इससे जो कंटेंट जो परोसा जा रहा है, और जैसा कि शुभम जी ने बताया कि जो आपके बिहेवियर को वो नोट कर रहा है, आपने एक बार जो सर्च कर लिया उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें दिखाई। मगर इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि आपका जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप जा रहे हैं तो आपका एक युवा वर्ग जो
वो इस पर ज्यादा आ रहा है और ऐसा कंटेंट परोसा जा रहा है क्योंकि वो ललचाने के लिए, जैसे जिस तरह की वेब सीरीजें आई और जिस तरह से अपशब्दों का उपयोग उसमें किया गया, बहुत सारी चीजों का, यानी कि आप ओटीटी पर जाते हैं तो आपको घर के किसी कोने में बैठ के अकेले देख सकते हैं, यानी कि सबके साथ नहीं देख सकते। ये सब बड़ी समस्या है और ये एक घातक भी है देश के लिए। तो इस पर चिंतन तो है ही, मगर इस पर जल्द से जल्द कमेटी बनकर इस पर जो रेगुलाइज किया जाए, ताकि जैसे कि फिल्मों में के लिए होता है, काट छांट होती है, सब कुछ होता है, वो सब इसमें भी होना चाहिए और जरूरी है, समय की मांग है, क्योंकि ये विस्तार तेजी से हो रहा है। क्योंकि अब एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 2025 तक ग्लोबल जो मार्केट है इसका 240 लाख करोड़ का हो जाएगा। तो यानी कि ये तेजी से, अभी तो ये छोटा सा आपके सामने फिगर है कि 76 लाख ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हुए, लेकिन आने वाले दिनों में ये संख्या 2 से 3 गुना 4 गुना तक बढ़ सकती है। जी शुभम, आपको हमारी आवाज आ रही? जी 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 बिल्कुल जी शुभम जी जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। श्याम बेनेगल ने कहा है कि जो सिनेमा है 70 mm स्क्रीन पर हम देखते हैं उसे, वो लार्जर देन लाइफ पिक्चर बनाता है और हमें बहुत कुछ एहसास कराता है ना। जिन कमियों की हम तलाश करते हैं हमें वहां लगता है कि वाकई में, और हम ये भी देखते हैं उस सिनेमा हॉल में कि जो दर्शक है वह उछलता है, कूदता है, एक तरीके से उस भीड़ भाड़ के बीच में अपना मनोरंजन पाता है। तो आपको लगता है कि ओटीटी उसको चुनौती उतना दे पाएगा, या सिनेमाघर अपनी जगह रहेगा, ये कोरोना काल बीत जाएगा? क्योंकि यदि सिनेमाघर अपनी जगह रहेगा तो सीधी सी बात है कि ओटीटी को थोड़ा सा, फिर ओटीटी को वो जो अभी कामयाबी मिली है वो शिफ्ट हो ही जाएगा। जी 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 मैं बिल्कुल नहीं मानता कि सिनेमा को रिप्लेस कर सकता है ओटीटी, क्योंकि देखिए कुछ देशों में जैसे जो सिनेमा के पायनियर्स रहे हैं, अग्रणी देश रहे हैं, जैसे फ्रांस है, अमेरिका है, वहां पर तो पिक्चर हॉल तो हम बोलते हैं, वो तो उसको सिनेमा ही बोलते हैं कि हम सिनेमा में जा रहे हैं। तो और एक सिनेमा जो है एक सामूहिक एक तरह से एक्सपीरियंस होता है। तो उसको देखिए ये दौर अलग है। जैसे अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक सिनेमा का नया दौर आया था जिसे नियो रियलिज्म कहते थे, जिसमें आप जो अपनी रियलिटी है उसको एक नए तरीके से प्रदर्शित कर रहे थे। 10, 20, 30 साल तक उसका बहुत प्रभाव रहा सिनेमा पे। उसका प्रभाव श्याम बेनेगल साहब पे भी रहा है। लेकिन अब ये नया दौर है, ये एक ऐसा दौर है जिसमें कंटेंट ये ध्यान में रख के बनाया जा रहा है कि जो देखने वाला है वो शायद अकेला बैठा होगा, शायद हम कुछ ऐसी बात कह सकते हैं यहाँ जो कि वो अकेले बैठ के ही ज्यादा अप्रिशिएट करे। तो ठीक है, वो बाहुबली जैसी फिल्में जो कि सिनेमा हॉल में आती है वो तो आएंगी। देखिए बाहुबली को बनने में 5 साल लगते हैं, वो 5 साल बाद भी आ जाएगी, सारा पैसा कमा जाएगी, पूरी इंडस्ट्री में पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन ये जो नए तरीके का जो ये स्पेस खुला है ओटीटी की वजह से, जिसमें लोग अकेले बैठ के देखते हैं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा साथ में कि इससे कुछ प्रभाव ये हुए कि आपको थोड़ा अकर्मण्य बनाया है इसने। मैं भानावत जी की बात से ये मैं सहमत हूं कि ये पेरेंटिंग वाली बात है कि आपको समझाना पड़ेगा। लेकिन ये जो स्पेस खुला है, असली मुद्दा यही है, असली मुद्दा यही है कि हमारे सामने सब कुछ है, लेकिन हमें कौन समझाए? अब हमें इस उम्र में कौन समझाए? जो बच्चा है छोटा सा, वो घर में ही रह रहा है और सिनेमा आप घर में ले आए हैं। और आप सबके पास हवेलियां तो नहीं है, 2 कमरे का फ्लैट होता है, वहीं सब कुछ देखा जा रहा है। सो हम अब फाल्गुनी के पास चलेंगे। फाल्गुनी, तो सवाल यही है कि इसमें एक बाजार भी शामिल है, और बाजार हमें वही दिखाएगा जहां से वो कमाएगा। उसको बाजार कभी ये चिंता नहीं करता कि आपको क्या नुकसान हो रहा है। बाजार हमेशा अपने मुनाफे की चिंता करता है। तो इसमें जो कंटेंट पे बात है कि माना जैसे भानावत जी कह रहे हैं कि भाई सही मायने में लोकतंत्र अब आया है, लेकिन उस कंटेंट पर एक नियंत्रण, अब जब सेंसर बोर्ड की बात आती है तो फिल्म से भी ये बात उठती है कि भाई कोई हमें क्यों नियंत्रित करे और 10 लोग क्या नियंत्रित कर लेंगे। तो आपको लगता है कि अब हमें और ज्यादा सावचेत होने की जरूरत है अपनी शिक्षा व्यवस्था में, अपनी सामाजिक व्यवस्था में, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक तरीके से कहें मंच है जिसपे सब कुछ आएगा हमारे घर में। जी जी आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए अभी एक पक्ष भानावत जी ऑलरेडी रख चुके हैं, अब दूसरी तरफ चलते हैं। एक छोटा बच्चा होता है तो डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि फ्लैश मार करके उसकी फोटोग्राफ्स मत खींचिए। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें अभी उसके लिए यूज टू नहीं है। इसी प्रकार से जो छोटे बच्चे होते हैं, जो उन्होंने कहा भी था भानावत जी ने भी कि ये आपको पेरेंटिंग में ध्यान देना पड़ेगा। अभी जैसे कि मैं बोल रही थी, एक तरह की बाढ़ आई है।
जब भी बाढ़ आती है तो अपने साथ बहुत सारा मैला लेके आती है, और जब वो उतरती है तब भी बहुत कुछ छोड़ कर जाती है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाता है। तो ये जो समय है ये वो पीरियड है। तो इस वक्त जो भी जनरेशन है उसको इस बात का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। दूसरा, जैसा भी शुभम बता रहे थे कि ये एक पर्सनलाइज्ड मीडियम बन गया है। इसमें एक तकलीफ ये हो जाती है अभिषेक जी कि जितना पर्सनलाइज हो जाएगा तो मुझे ध्यान है कि कुछ चीजों के नए नए विज्ञापन आने चालू हुए थे, तो आज भी टेलीविजन जो है ज्यादातर लोगों के डाइनिंग हॉल में लगा रहता है, तो उसमें जब वो विज्ञापन आते थे तो घर की महिलाएं जो है दाएं बाएं निकल लेती थी, बच्चे जो है अचानक से कुछ काम करने लगते थे। तो ये एक प्रकार का घर के अंदर ये एक प्रकार का डेकोरम था। सही माने गलत माने अपने अपने हिसाब से सोचे, लेकिन ये एक प्रकार का वो था। अब जब आप अकेले में बैठे हैं और बहुत पर्सनलाइज्ड ये इसलिए हो गया है कि जिस तरह के आप गैजेट के ऊपर देख रहे हैं, जिस तरह की सराउंड साउंड आपको मिल रही है, ऊपर से आप चाहें तो आंख पर और भी बहुत सारी चीजें लगा करके उसको देख सकते हैं, तो आपके पास में तो आपको वो रियलिस्टिक तो मिल रहा है, आपको उसका 3D भी मिल रहा है। लेकिन फाल्गुनी इसमें दिक्कत ये आ रही है, इम्पैक्ट होगा। दिक्कत ये आ रही है कि जैसे वेब सीरीज में गालियों का चलन हमें सुनने को मिला। अब जो लोग उसको लिख रहे थे उन्होंने कहा कि गालियां तो आपके समाज में हैं, आप सब एक दूसरे को देते हैं, हम कौन सी नई चीज लिख रहे हैं, वो सब आपके कानों ने सुनी है जो आप यहां सुन रहे हैं। पर सवाल यह है कि इन सब चीजों को यदि छोटा बच्चा भी सुनेगा, क्योंकि आपकी शिक्षा जो है वो ऑनलाइन हो गई है, वहां आप ये नहीं कर सकते ना। आप स्मार्टफोन अब आप उसे जबरदस्ती दे रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि इसको सीखिए, आपका भविष्य बनेगा इससे। तो हम उसको कैसे नियंत्रित करेंगे, क्योंकि बाजार इसमें हावी है बहुत बुरी तरह। जी आपने सही कहा, नहीं बाजार इसमें हावी है, और ये जो एक तरह का जो बात मैं वही कह रही हूँ कि इस वक्त जो दौर है, इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल दौर है पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि मैं ऐसे कई बच्चों को जानती हूँ जिनके पेरेंट टीचर मीट के अंदर बाकायदा टीचर्स ने ये कंप्लेंट करी कि ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये भाषा घर में नहीं बोली जा रही है। ये एक्सक्यूज बहुत अच्छा है कि अजी साहब ये भाषा तो बोली जाती है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बोली जाती है, लेकिन आपने उसको पूरे समाज का हिस्सा बना दिया है। तो ये समस्या है, इसको नकार नहीं सकते हैं। और इस बात, बहुत सारे लोग इस बात के लिए कहते हैं कि ऐसे ऐसे राइटर्स हुए हैं जिन्होंने इस तरह की किताबें लिखी है, और महिला राइटर्स ऐसी हुई हैं जिन्होंने बहुत खुल करके लिखा है, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहती हूँ कि उसमें आपकी चॉइस थी कि आपके घर में वो पुस्तक आएगी या नहीं आएगी, बच्चों के हाथ में वो पुस्तक जाएगी या नहीं जाएगी। आपकी लाइब्रेरी में भी लाइब्रेरियन इस बात का ध्यान रखता था स्कूल में कि ये पुस्तक इस उम्र के बच्चे के हाथ में जानी चाहिए या नहीं। जी भानावत जी, अब जैसे बीते जो OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज आई हैं, जो भी कंटेंट आया, हमें यह भी देखने को मिला कि उसमें जो लिबर्टी है वो फिर वहां तक गई जैसे भारतीय सेना के अपमान तक गई। भारतीय सेना ने सीधे सीधे तौर पे कहा कि आप इसको डिलीट करिए, ये ठीक नहीं है। कुछ धार्मिक भावनाओं को भी लेके उसमें मुद्दे आए, और कई ऐसे वेब सीरीज आई जिसमें राजनेताओं पर वो टिप्पणियां हुई जो कम से कम सिनेमा हॉल में तो नहीं सुनी जा सकती थी, और वो इसीलिए हुई क्योंकि कोई नियामक नहीं है, कोई उसको नियंत्रित करने वाली संस्था नहीं है। तो आपको लगता है कि ये खतरे, भारतीय समाज संवेदनशील भी है, तो हमें उस ओर भी थोड़ा सा ध्यान तो देना ही होगा। देखिए अभिषेक जी, मुझे ये मानना है कि जब तकनीक आती है अपने साथ खतरे लेकर के आती है। आज से 1 साल पहले बच्चों के लिए स्कूल में मोबाइल ले जाना वर्जित था। स्कूल में यदि मोबाइल मिल जाता था, जब्त कर लिया जाता था, पेरेंट्स को बुला लिया जाता था। आज बिना मोबाइल जीवन की आप कल्पना नहीं कर सकते। ये समय की आवश्यकता है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ अभिषेक जी, पता नहीं ये बात सच होगी कि नहीं होगी, लेकिन जब गार्जियन का संपादकीय रोबोट लिख सकता है अभी 1-1.5 महीने पहले, तो क्या वो भी आ सकता है जब मैं आपके पास आऊं या आप मेरे पास आए और मोबाइल से फोटो खींचे तो हम ये ट्रांसलेट कर लें कि अभिषेक जी मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, या मैं अभिषेक जी के बारे में क्या सोच रहा हूं। आप कल्पना कीजिए वो सोसाइटी किस तरह की होगी। तो ये जो तकनीक है वो हमें ऐसी दुनिया में ले जाएगी जिसकी कल्पना शायद हम लोग नहीं कर सकते। तो हमें मानसिक रूप से तैयार रहना है। इसलिए ये जो अराजकता की स्थिति है, क्या फिल्मों के अंदर ये टिप्पणियां नहीं होती थी? क्या फिल्मों में धार्मिक भावनाओं पर कभी ठेस नहीं पहुंचाई गई? क्या हमारे समाचार पत्रों में राजनेताओं पे कार्टून नहीं हुए? कार्टूनिस्ट को, आप तो स्वयं कार्टूनिस्ट हैं, कार्टूनिस्ट को कार्टून बनाने के कारण मौत के फतवे तक जारी हुए उनके खिलाफ। तो ये हर माध्यम के साथ चुनौती रही है। तो मैंने आपसे कहा कि इन सारी चुनौतियों के बीच हमें कोई रास्ता निकालना होगा। अभी आपने एक प्रश्न उठाया था, सिनेमा हॉल खत्म होंगे कि नहीं होंगे। देखिए मेरे को ये लगता है, अभी शुभम ने भी उस पर संकेत किया था
हमारे लिए सिनेमा देखने जाना एक महोत्सव हुआ करता था किसी जमाने में। हम बाकायदा तैयार होकर के जाते थे, टिकट खड़ी पे टिकट लेते थे, उसका अपना अलग रोमांच था। वो बीच में हाथ डाल रहा है, वो वहां खड़ा हो रहा है, वो झगड़े भी हमने देखे। अब आप इंटरनेट पर बुकिंग करा रहे हैं, वो अलग तरह का संस्कार हो गया। अंधेरा घुप हो गया, वहां कोई सीटी बजा रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, उसका अपना अलग आनंद था। तो लेकिन इस तकनीक ने आपको बिल्कुल घर में वो भावनाएं कैसे व्यक्त होंगी, अवसाद की स्थिति हो गई, डिप्रेशन की स्थिति हो गई, तो मुझे लगता है लेकिन इसका एक फायदा जरूर हुआ है कि जो वर्जित विषय थे, जैसा फाल्गुनी जी ने बात की, इन माध्यमों ने वर्जित विषय जो शायद नई पीढ़ी को ट्रेनिंग के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे, खुलकर बात करने की। तो अब हम आपसे हम आपसे एक सवाल, राजनीतिक सवाल पूछना चाहते हैं कि इतना लोकतांत्रिक माध्यम, तो हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है वो हमेशा ऐसे लोकतांत्रिक माध्यमों की तलाश में रहता है कि जहां वो बात कहलवाई जा सके जो प्रतिबंधित जगहों पर न कहलवाई जाए। सो आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में, भारतीय चुनावी व्यवस्था में, इस ओटीटी का कोई प्रयोग भी हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि आप वेब सीरीज है, आप फिल्म है। जी अभिषेक जी, इस समय इस सोशल मीडिया ने, डिजिटल मीडिया ने हमको ये ताकत दी है कि हम सीधे प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, सरकार की नीतियों पर कमेंट कर सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं, बाकायदा उस पर एक बहस हो सकती है। तो मुझे लगता है क्या क्या नहीं दिया है इसने। आज से 15 साल पहले आप कल्पना कर सकते थे कि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के साथ सीधे संवाद कर सकें? आज इस चैनल के माध्यम से आप सीधे पॉलिसी मेकर के साथ संवाद कर सकते हैं। आपके पास जो भी कुछ है उन सोशल मीडिया के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। आप संबंधित संस्था को ट्वीट करके समाधान की बात, हर सरकारी विभाग के ट्विटर अकाउंट खुले हुए हैं जहां आप बात करके उनको बाध्य करते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। कितने उदाहरण ऐसे हैं। तो इलेक्शन में इन सारी चीजों का उपयोग होगा। कितनी एनिमेटेड फिल्में आ रही हैं, किस तरह जनता तक अपनी नीतियों को पहुंचाने के लिए और जनता का फीडबैक प्राप्त करने के लिए। मुझे बिहार के साथ बात की, कितनी तरह के राजनीतिक आधारित उसको लेकर जी भानुवत जी, हम आएंगे आपके पास। वो सारे संदेश को लोगों तक जी हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ ओम शर्मा जी। ओम जी, आप एक टीवी चैनल को पूरा देखते हैं, आपको लगता है कि इस जो सोशल मीडिया है इसने कंटेंट मेकर्स जो हैं, रियल कंटेंट मेकर्स, हमें उन तक पहुंचाया है? जी बिल्कुल, ये देखने को भी मिला है कि अब आप जो रियल कंटेंट मेकर हैं उनको जो कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, मौका नहीं मिलता था। चाहे वो, आपने शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि गांव तक पहुंचने वाला है ये, और गांव तक पहुंच चुका है। राजस्थान में हम बात करें तो ऐसी कई खबरें, ऐसी कई प्रतिभाएं सामने आई हैं। चाहे उदयपुर की वो जो मेवाड़ की जो बच्ची थी, और वो सामने आई सबके सामने, और ऐसा टैलेंट सबके सामने आया, और ऐसे कई चीजें सामने आई है। खबरों के लिहाज से देख लो या टैलेंट के लिहाज से देख लो, तो बहुत सारे, जैसे आप लता मंगेशकर की जैसी आवाज वाली एक बच्ची सामने आई थी, है रानू मंडल जैसी आपके सामने प्रतिभा है। तो ये बिल्कुल ये नई संभावनाओं की और ये प्लेटफॉर्म दे रहा है। एक बात जो हमारी चर्चा जिस विषय पर है उस पर बोलना चाहूंगा कि डीटीएच और जो ओटीटी का जो दोनों का मुकाबला है, देखिए डीटीएच ने भी, कंपनियों ने भी ये समझा है कि उनको चुनौती मिल रही है ओटीटी से। इसी लिहाज से उन्होंने एक सुविधा शुरू की थी कि आप जैसे ओटीटी पे आप कभी भी कोई प्रोग्राम देख सकते हो, तो उन्होंने भी धीरे धीरे बदलाव कर रहे हैं। कई प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो अपने ऐप भी उपलब्ध करा रहे हैं, वहां आप चैनल देख सकते हैं, साथ ही रिकॉर्डिंग की सुविधा भी दे रहे हैं ताकि आप अपने प्रोग्राम, मैच, क्रिकेट मैच वो देख सकते हैं। तो आप धीरे धीरे अगर डीटीएच कंपनियां इसमें मार्केट में बने रहना होगा तो बने रहने के लिए समय के साथ बदलाव करना बहुत जरूरी है। शुभम, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी 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 जी। हम जब इस सोशल मीडिया पे देखते हैं सारे प्लेटफॉर्म को, तो एक जो हम देखते थे कि आपके मन में ख्याल तो है, आप चाहते हैं कि आप सिनेमा बनाएं, आप चाहते हैं शॉर्ट फिल्म बनाएं, लेकिन सवाल आता था कि आप वो बड़ा कैमरा कहां से लाएंगे, वो लाइटिंग कहां से लाएंगे, फिर उसकी एडिटिंग कहां कराएंगे, फिर बना भी लेंगे तो उसको दिखाएंगे कहां। ये इन सब चीजों के लिए एक तरीके से एक छोटा सा जो गैजेट हमारे हाथ में है,
अच्छा, जब ओटीटी प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया उतना लोकप्रिय नहीं था तब ये होता था बना लिया, अब इसको दिखाएं कहां, उससे भी। सो आपको लगता है कि हमारी रचनात्मकता बहुत बहुत आगे आ रही है, क्योंकि सिनेमाटोग्राफर की जरूरत नहीं है फिल्म बनाने के लिए? जी जी बिल्कुल। ओटीटी की खासियत ही यही है कि जो डिवाइस जो स्पेसिफिक जो डीटीएच रहा है उससे हमें यहाँ मुक्ति मिली है। आप देखिए कि ओटीटी जो है, ओटीटी का कंटेंट आपकी टीवी पे चल जाएगा, लेकिन टीवी वाला जो डीटीएच का कंटेंट है आपको मोबाइल पे नहीं चल सकता। तो अगर मोबाइल पे जो कंटेंट चल सकता है उसको हम मोबाइल पे बना भी सकते हैं। हम देखते हैं कि कंटेंट, देखिए आपकी अगर मेहनत दिख रही है उसमें, चाहे आपके पास महंगा फोन नहीं, महंगा कैमरा नहीं है, महंगा ऑडियो डिवाइस नहीं है, फिर भी लोग देखते हैं, क्योंकि एक तरह से जो ये लिबरलाइजेशन हुआ है पूरा ये कंटेंट क्रिएशन का, जी, ये इसमें ओटीटी का बहुत बड़ा योगदान है। जी। तो और अगर भारत में रचनाकारों को ये हमेशा शिकायत रही कि उनकी रचनाएं जो हैं, जैसे लेखक है तो वो कहता है कि छपती नहीं, कहानी लेखक है, स्क्रिप्ट राइटर है, वो कहता है फिल्म वाले हमारी स्क्रिप्ट को भाव नहीं देते। तो ये शिकायत तो कम से कम अब दूर हो ही जाएगी, क्योंकि बहुआबादी वाला हमारा मुल्क है और हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जी जी बिल्कुल होगी, और इसमें सहयोग डिसीजन मेकर्स का भी होता है। जैसे आप प्रोड्यूसर्स का देखें, जो भी अभी हेडलाइन चल रही है नीचे हमारे की विज्ञापनदाता पशुपेश में, मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि अगर आप एक मैच देखते हैं, मान लीजिए हॉटस्टार पे इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, उस पर साफ साफ लिखा आता है कि 70 लाख लोग देख रहे हैं, 80 लाख लोग देख रहे हैं, इस चीज को इतने लोग देख रहे हैं। तो जब प्रोड्यूसर को दिखता है कि देखिए मैंने इस टाइप का कंटेंट बनाया है और इस टाइप के कंटेंट को 2-3 करोड़ लोग देखते हैं, तो पैसा देते हैं सीधे बनाने के। हम भानावत जी के पास जाएंगे। भानावत जी, आपने पत्रकारिता को पढ़ा है जीवन भर, अब हम ये देख रहे हैं कि जो लाइव है वो व्यक्ति भी कर देता है जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, और वो घटना स्थल से कर देता है। तो आप ये पाते हैं कि पत्रकारिता को भी एक बड़ा आयाम इसने दिया है, हर उस व्यक्ति को पत्रकार बनाया है जो जरा सा भी थोड़ा सा समझ रखता है, संवेदनशील है और चीजों की समझ रखता है, वो वहां से वो चीज हमें बता देता है कि देखिए ये है जो आपको। तो आपको लगता है कि पत्रकारिता का बहुत भला इस सोशल मीडिया ने किया है, चाहे भले ही फेक न्यूज और पेड? देखिए अभिषेक जी, अब ये भला और बुरा तो मुझे लगता है कि समय के संदर्भ में है, लेकिन ये सही है कि जिस नागरिक पत्रकारिता की अवधारणा को प्रोत्साहन मिला है, सिटीजन जर्नलिस्ट की, हर व्यक्ति अपने आप में जर्नलिस्ट के रूप में हो गया है, लेकिन यहाँ जो चुनौती है वो है कि संपादकीय नियंत्रण कोई भी नहीं है। इसलिए फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन जैसे कॉन्सेप्ट भी हमारे सामने आए हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन और है, आपने इतनी सारी चुनौतियों की बात की, थोड़ा सा हट करके भी सोचिए। अभी विज्ञान प्रसार ने बहुत बढ़िया फिल्म फेस्टिवल किया, साइंस बेस्ड फिल्मों का, कितनी बढ़िया फिल्में वहां दिखाई गई। हम हमेशा चिंता प्रकट करते हैं खराब कंटेंट की। चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल अभी शुरू हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया, इतनी बढ़िया फिल्में आ रही हैं, उनका अपना दर्शक वर्ग है। तो क्यों नहीं हम जो इस प्रकार के सकारात्मक प्रयास हो रहे हैं उन्हें हाईलाइट करें, उनके बारे में लिखें, उनके बारे में प्रचारित करें। ये वही ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल है जहां आपने बात की कि वो जो बच्चा फिल्म बना रहा है, जो युवा फिल्म बना रहा है, मोबाइल में आपके एडिटिंग की सुविधाएं आ गई है, मोबाइल में वो सारी टेक्निक आ गई है, और सबसे बड़ी बात है कि सब यूजर फ्रेंडली है ये। इसलिए मैं तो कई बार मुझे तो ये लगने लगा है, हमारे आपने मीडिया एजुकेशन की बात की, 101 शताब्दी हुई है मीडिया एजुकेशन को। इस 1 शताब्दी में अब आने वाले समय में हमें हमारे पूरे सिलेबस के कंटेंट को चेंज करना पड़ेगा। इस पेंडेमिक ने नए अनुभव हमें दिए हैं। जिस तरह से एक आम विद्यार्थी जो है वो इन माध्यमों जी समय कम है, समय कम है, समय कम। हम आपसे एक टिप्पणी और चाहते हैं। जी आप शिक्षाविद हैं, पत्रकार। जी भानावत जी, समय कम है, एक टिप्पणी हम आपसे और चाहते हैं कि हम समाज को कैसा बनाएं। अब वयस्क हो जाने के बाद तो वो समाज में वैसा नहीं बनेगा जैसा हम चाहते हैं। बात उस 4 साल के बच्चे की है कि हम उसे जैसा बनाएंगे, यदि हम उसे शिक्षित करेंगे तो वयस्क होने पे वो दंड नहीं पाएगा कानूनी, उसे पता होगा। लेकिन क्या हमारा ध्यान उस ओर है? हमारा ध्यान इस ओर तो है कि बड़े होने के बाद आप क्या करते हैं, लेकिन जब छोटे थे तब हमारे ओर किसी का ध्यान है क्या? समय कम है, विस्तार से बात तो नहीं कर पाऊंगा। जी जल्दी। मैं जरूर कहूंगा, मैंने शिक्षा नीति को पढ़ा है, और इस नई शिक्षा नीति में बचपन से ही 3 साल का जो बच्चा है वही उसकी स्कूलिंग में किस तरह का कोर्स होगा, फिर जब वो आगे जाएगा 3 से 6 साल, 6 से 11 साल, 11 से 18 साल, और उसके बाद हायर एजुकेशन, पूरी उसकी शिक्षा व्यवस्था को एक तरह से जो ट्रेनिंग दे रहे हैं टीचर्स की और विद्यार्थी की, ये जो जिस तरह से स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया गया है हमारे पूरे पाठ्यक्रम को इस नई शिक्षा नीति में। भानावत जी, समय बिल्कुल कम है। जी
वास्तविक अर्थों में क्रियान्वित हो पाती है जी, तो आपकी चिंताओं से लगता है कि हम मुक्त हो पाएंगे। जी फाल्गुनी, समय कम है, 1 मिनट है हमारे पास, तो हम आपसे अब समझना चाहते हैं कि ये जो बार बार हम लोग चिंता प्रकट करते हैं कि समाज को निर्मित कैसे किया जाए, ये बहस ही खत्म हो जाए कि वो क्या देखे और क्या, हम उसे इतना समझदार बना दें, ये कैसे संभव होगा? देखिए, ये जो कालखंड है, स्पेशली जो पिछले 1 साल से जो है, और शायद ये लंबा और खींचेगा, तो ये जो कालखंड है इसमें बहुत सारी चीजें जो है हमने नई सीखी हैं, और बहुत सारी जो सीखी हुई है उनको जिसको अनलर्न करना कहते हैं, वो भी हमने किया है। तो ये जो है ये एक नई शुरुआत है, और नई शुरुआत की एक अच्छी बात ये होती है कि तब आप सब कुछ नया कर सकते हैं, तो बहुत कुछ बदलेगा और लोगों को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि और विरोध भी कम होगा, क्योंकि हर तरह से हर चीज नई हो जाएगी। तो अब वही वाली बात है कि जब आप जंगल में जब एक बच्चा पैदा होता है किसी भी जानवर का, तो चारों तरफ हिंसक जानवर हैं, लेकिन हिरन का छौना धीरे धीरे समझ जाता है सब कुछ, तो उसे किस प्रकार से सर्वाइव करना है। तो ये बिल्कुल आपने बहुत पते की बात कही है कि जंगल में बच्चा जन्म लेता है, लेकिन वो उसकी माँ और उसको समझा देती है कि कैसे इस जंगल में जीना है। हमारे साथ ओम शर्मा, फाइनल कमेंट 30 सेकंड। निश्चित तौर पर ये जो कंपटीशन है डीटीएच का और ओटीटी का, तो बदलाव का स्वागत करना चाहिए, और जो धीरे धीरे जो मार्केट ग्रो कर रहा है उसका भी अपन को स्वागत करना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कार्टून ऑफ द डे के साथ। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार। होगी रोशन नई किरण, छोड़ो 2020 को रोना, लगाओ 2021 का टीका। अतीत से सीखते हुए हमने हमेशा नई राहों पर चलकर दुनिया जीती है। नया साल 2021 आ रहा है, नई उम्मीदें ला रहा है।